सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा, और साथ ही आपका स्कोर कितना रहता है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो कैसे निर्धारित की जाती है, यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय। तो ऑप्शंस हैं कि एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, तत्व की संयोजकता से, या फिर परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो आपके एटॉमिक नंबर होती है, यानी कि तत्व की परमाणु संख्या जो होती है, वो उस परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर जो है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या को जो है वो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो है आपके इक्वल होती है आपके प्रोटॉनों की संख्या के, तो जेड इज इक्वल टू हो जाता है पी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका जो है वो परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो सबसे कम होगा। तो आपको ऑप्शंस जो गिवन हैं वो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर हीलियम। तो देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम में से अगर बात की जाए कि इनमें से सबसे कम जो है किसका परमाणु द्रव्यमान है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में पहले नंबर पे आता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान भी जो है वो सबसे कम होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये आपका 1.00794 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर पूछा जाता कि दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका हो जाता हीलियम। इसका होता है 4.002, ठीक है, ग्राम पर मोल। चलिए, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो है विषम अक्षरों को चुनिए, यानी कि यहाँ पे ओड लेटर्स कौन से हैं ये आपको बताना है। तो चलिए वन बाय वन हम चेक करते हैं ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सी, ई, एफ और एच। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सी से ई की ओर जाने पर प्लस का 2 इंक्रीज होता है। ठीक है, ई से एफ में प्लस का 1 इंक्रीज होता है, और एफ से एच यानी कि यहाँ पे भी जो है आपका प्लस का 2 इंक्रीज होता है, क्योंकि एफ 6 नंबर पे और एच 8 नंबर पे। एम से ओ में अगर हम देखें तो एम से ओ में भी प्लस का 2 होता है, क्योंकि 13 से 15 की ओर जा रहा है। ओ से पी में यहाँ प्लस का 1 हो रहा है, और पी से आर में यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी से एफ, तो डी से एफ में जो है यहाँ पे प्लस का 2 इंक्रीज हुआ है। एफ से जी, तो एफ से जी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस का 1 इंक्रीज हुआ है, और जी से आई यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है। फिर अगर यहाँ देखा जाए तो जे से एल यानी कि यहाँ प्लस का 2, एल से एन यानी कि यहाँ पे भी आपका प्लस का 2, और एन से पी यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2। देखिए बाकी के ऑप्शंस में जो है आपका +2, +1 और +2 हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो आपको गिवन है इसमें तीनों में जो है प्लस का 2 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस और मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पर अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके जो है हमारा यूजर नेम सर्च करना होगा। इसके अलावा आपको प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। दोस्तों, मेक श्योर कि आप फॉलो हमें जरूर से कर लें यहाँ पर, ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ और अपडेट वगैरह मिलते रहें। पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड आप यूज में लेंगे DPYT10, जिससे कि आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने आपके आने वाले एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए एक नया बैच भी लॉन्च किया है, जो कि आपका होने वाला है लक्ष्य एयरफोर्स एक्स ग्रुप कंप्लीट बैच कोर्स 2022।
आज से यानी कि 9 मार्च से जो है ये आपका बैच शुरू हो रहा है और डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 10% का आपको ऑफ मिल सकता है अगर आप लोग हमारा ये कोड यूज करते हो DPYT10, तो इसको जरूर से यूज कीजिएगा। इसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस का एक क्वेश्चन दिया गया है और कल भी जो है मैंने आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यदि A का अर्थ हो मल्टीप्लाई, B का अर्थ हो आपके प्लस, C का अर्थ हो माइनस और F का अर्थ हो डिवाइड, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम साइन को चेंज करते हैं और उसके बाद में जो है इसको हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन को चेंज करते हैं। तो ये 43 और F को देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइड, तो चलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे और फिर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और प्लस में 3 इज इक्वल टू में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर। तो अब देखिए आगे वाली स्टेप क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 43 से ये आपका डायरेक्ट तो जाता नहीं है, तो हम जानते हैं कि 43/6 इसको हम लिख सकते हैं और ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 18 और प्लस में 3। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 43 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 129 प्लस 3, तो इसको जो है हम देखेंगे तो 132 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए जीके के पोर्शन से क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि प्रारूप समिति जो है वो संविधान सभा की सभी समितियों में से जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी और इसका गठन जो है, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन जो है ये आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पे ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको रीजनिंग के सीरीज के पोर्शन से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो ये सीरीज जो है वो 72 से 71 की ओर गई है, यानी कि यहाँ पे 1 हुआ है। फिर हम देखें तो 71 से 67, यानी यहाँ पे जो है देखिएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कम हो रहा है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कम हो रहा है। ठीक है, माइनस हो रहा है यहाँ पर क्योंकि 71 से 67 की ओर जा रहा है। फिर हम यहाँ पे देखें 67 से 58, तो यहाँ पे 9 कम हो रहा है, यानी कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पर -3 का स्क्वायर कम हो रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 कम हो रहा है यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं माइनस का जो है आपका 4 का स्क्वायर कम हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस का 4 का स्क्वायर कम हो रहा है, तो 42 में से हम क्या करेंगे 25 को घटा देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो अगले में देखिए क्या हो जाएगा -5 करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, -5 का स्क्वायर, तो 42 में से जो है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 को जब हम कम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 17। ठीक है, तो 17 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 72 से 71 1 कम हो जाता, 71 से 67 4 कम हो जाता, फिर अगले में 9 कम हो जाता, फिर अगले में 16 और अगले में 25। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा लॉजिक बताया कि कैसे ये होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके आईसीजी नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि समभारिकों में क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो आइसोबार्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं कि समान भार किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन बी में गिवन है कि विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं। ऑप्शन सी कि समान भार और समान परमाणु संख्याएं, या फिर ऑप्शन डी विभिन्न भार और परमाणु संख्याएं। तो देखिए कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक जो होती है वो भिन्न भिन्न हो, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, वो इक्वल हो, उनको जो है हम आइसोबार्स यानी कि समभारिक बोलते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान भार हो लेकिन परमाणु संख्याएं जो है वो भिन्न हो। ठीक है, उनको समभारिक कहा जाता है।
और समस्थानिक जो होते हैं यानी कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो इसका एकदम ऑपोजिट होता है, यानी कि उसमें परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे क्या क्वेश्चन है कि त्वरण होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस जो है बल का व्युत्क्रमानुपाती, मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती और मात्रा का समानुपाती या फिर बल का समानुपाती। तो देखिए न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल F होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान m के और उसमें जो उत्पन्न त्वरण a होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि F बराबर होता है ma। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका F अपॉन m। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से जो है हमें पता चलता है कि त्वरण जो है वो पिंड में लगे बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि मास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए बल का समानुपाती भी आपको दिया गया है और मात्रा का यानी कि द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती भी दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर जो है दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, बी और डी। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा। वैसे आपको एग्जाम में दो ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं, हमने जो है आपको यहाँ पर समझाने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर जो है आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स तक के पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि राजा जो है वो रूपम का पिता है। तो चलिए बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि कोई राजा है जो कि किसका पिता है, रूपम का। ठीक है, तो ये कोई हो गया रूपम, इसका ये लगता है पिता। चलिए हो गया। अब बोला जा रहा है परंतु रूपम उसका पुत्र नहीं है। ठीक है, चलिए रूपम जो है इसका पुत्र नहीं है, यानी कि क्या होगी, ये इसकी पुत्री होगी। ये इसका पिता है लेकिन ये इसका पुत्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि रूपम जो है वो एक लड़की का नाम है और ये इसकी पुत्री है। अब बोला जा रहा है कि परीक्षा जो है वो राजा की पत्नी है। तो कपल को दर्शाने के लिए हम प्लस लगा देते हैं और ये हो जाएगी परीक्षा जो कि आपके इस राजा की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कुणाल परीक्षा का पुत्र है। तो लीजिए भाई, अब कोई कुणाल है जो कि इस परीक्षा का क्या है, पुत्र है। चलो अब बोला जा रहा है कि रूपम परीक्षा से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए राजा की पुत्री है रूपम, तो राजा की पत्नी है परीक्षा, तो जाहिर सी बात है ये इसकी क्या लगेगी, बेटी लगेगी। ठीक है, यानी कि बेटी लग जाएगी ये इसकी। तो देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए पुत्री। ठीक है, क्योंकि ये इसकी बेटी लगेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको मैथ्स के सेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, और प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैथ्स के क्वेश्चंस आज हमने थोड़े कम रखे हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो है हम मैथ्स के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस, ठीक है, वो 900 रुपए आपको दिया गया है और एक ग्राहक के लिए जो है इसे 630 रुपए में देता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, यानी कि छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो छूट प्रतिशत का सीधा सा फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, चलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 और माइनस हो जाएगा 630 अपॉन में आ जाएगा 900 क्योंकि मार्क प्राइस 900 है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो वैल्यू काफी इजी है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये 270 आ जाएगा, अपॉन में 900 हो जाएगा और इसको जो है हम यहाँ पर 100 कर देंगे, ये 3 बार में इससे चला जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% आ जाएगा। ठीक है, चलिए 30% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि इनमें से कौन सा दर्पण जो है वो कारों की हेडलाइट में प्रयोग लिया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ऑप्शंस हैं सेमी सर्कुलर, शंक्वाकार, उत्तल या फिर अवतल। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जिस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होता है ना वो आपके धंसा हुआ रहता है, उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। और अवतल दर्पण को जो है वो आपके अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो है ना अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है
और इसका उपयोग जो है ये आपकी गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, आंख, कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट उनमें, और दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी यूज में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेनाइट जो है इनमें से किसका अयस्क या फिर खनिज होता है। तो यूरेनाइट जो है ये आपका यूरेनियम का ही एक अयस्क होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम का ये एक अयस्क होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक तोप का गोला दागा गया है और इस गोले की जो है गति इनमें से किसका एक उदाहरण होगी। तो ऑप्शंस हैं सरल रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, अतिशयोक्तिपूर्ण गति या फिर क्षैतिज गति। तो क्या होता है कि किसी भी वस्तु को क्षैतिज या फिर जो है ऊर्ध्वाधर से जो है किसी वेग से 0 डिग्री से जो है आपके 90 डिग्री के बीच में अगर फेंका जाए ना, तो इसकी जो गति होती है ये आपके परवलयाकार होती है। कैसी होती है? परवलयाकार। ठीक है, और इस प्रकार की गति को जो है वो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेप्य गति। और इसके काफी सारे उदाहरण हैं, उनमें से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हम जो है जानते हैं कि भाई पानी की टंकी की जो दीवार होती है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पानी की टंकी है, ठीक है, और इसके जो है ये यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इसमें जो है कोई छेद हो जाता है, ठीक है, तो पानी इस तरीके से गिरता है, क्योंकि हम जानते हैं पानी तो ऐसे गिरता नहीं है। ठीक है, तो पानी तो इस टाइप से गिरता है, तो ये भी जो है आपके प्रक्षेप्य गति का ही उदाहरण होता है। इसके अलावा जो है आपके जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, वो आपके अगर किसी बॉल को फेंकते हैं, तो हम जानते हैं बॉल भी जो होती है वो कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, वो भी जो है बीच में टेढ़ी हो जाती है, तो वो भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए रीजनिंग के सेक्शन का एक क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ब्रेन, बोस्ट, ब्रेल, ब्रूम या फिर बूम। तो हम जानते हैं कि बी तो सब में कॉमन है। अब आपको ये देखना है कि आर, ओ, आर, आर और ओ, इनमें से सबसे पहला क्या आता है। तो हम जानते हैं कि बी ओ, ठीक है, और बी ओ इसमें भी कॉमन है। अब इन दोनों में से हमें ये देखना है पहले क्या आएगा। तो यहाँ देखिए ए दिया हुआ है, यहाँ पर ओ दिया हुआ है, तो ए वाला पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला पहले आ जाएगा, और बाद में आएगा 5 नंबर वाला। ठीक है, तो 2 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ पर ब्रेल है, और यहाँ पे ब्रूम है। तो ये देखिए यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर बी, आर, ए और आई ये सब में कॉमन आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर एन है, तो हम जानते हैं एल पहले आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 5 3, उसके बाद में एक आएगा क्योंकि एन बाद में आता है, और लास्ट में एक ही बचा 4 नंबर वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 5 3 1 4, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कमरे के ताप पर इनमें से कौन सी धातु जो है वो तरल अवस्था में बनी रहती है। आईसीजी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके नेवी एयरफोर्स में भी आया हुआ है। तो ऑप्शंस देखिए, पारद, प्लेटिनम, शीशा या फिर जिंक। तो हम जानते हैं कि पारा यानी कि पारद जो है ये एक ऐसी धातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और ये चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु होती है, और इसके अलावा जो है ये मतलब कि आपके ऊष्मा और विद्युत की सुचालक भी होती है। ठीक है ना, और इसका एक अयस्क भी होता है जिसका नाम है सिनेबार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में उसका नाम भी देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन, ठीक है, यानी कि जो लोहा होता है तो हम जानते हैं उसको जो है हम वातावरण में अगर खुला छोड़ देते हैं तो वो जो है ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके उसके ऊपर जंग लग जाता है, भूरे रंग की एक परत आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसका वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आयरन में जो है ऑक्सीजन के कण जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके कारण जो है उसके वजन में थोड़ी सी वृद्धि आ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज हो जाता है उसका वजन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपको एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश के सेक्शन में। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि 2 years passed since his father went to abroad, no error। तो इसमें आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कहीं पे एरर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में एरर है। क्योंकि क्या होता है कि अगर 2 सेंटेंस, ठीक है, सिंस से जुड़े हुए होना, तो उसका पहला भाग जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और दूसरा भाग जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, इसीलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है
कि ही टेल्स मी दैट ही इज एज रिच एज मी, या नो एरर। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो मी है, ठीक है, यहाँ पे जो मी है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना, तो ये मी नहीं आएगा, ठीक है, मी की जगह पर यहाँ पर एज आ जाएगा, ठीक है, एज रिच एज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि किसी भी कंजंक्शन के पश्चात या फिर कंजंक्शन के बाद में जो है सब्जेक्टिव केस आई, ही या शी आता है, ठीक है ना, तो मी नहीं आएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर मी की जगह एज हो जाता है, और एज तो आपको दिया हुआ ही है, ठीक है। चलिएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, यानी कि व्हाट हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने जो है क्लास 9-10th में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और ये वाले यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ऑप्शंस हैं कि इसमें प्रोटॉन को खोया जाता है, इलेक्ट्रॉन को खोया जाता है, न्यूट्रॉन को खोते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार क्या होता है कि ऑक्सीकरण वो रासायनिक प्रक्रिया होती है कि जिसमें मतलब कि क्या होता है ना कि कोई भी परमाणु या फिर आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके जो है मतलब कि जो आपके हम बोलते हैं ना उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या फिर निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में जो है बदल जाता है या उसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि चश्मे बनाने के लिए कौन से कांच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रूक्स कांच, ठीक है। चश्मे बनाने के लिए जो है क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्रूक्स कांच क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, तो ये जो है दुर्लभ मृदा तत्वों के ऑक्साइड से बना हुआ होता है, और इसमें जो है जो आपकी यूवी रेज होती है, ठीक है, जो आपके यूवी रेज होती है यानी कि पराबैंगनी किरणें होती है उनको रोकने की क्षमता होती है, तो इसीलिए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आई होप कि आपने वीडियो भी पूरा देखा होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे बताइएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को आपने कंप्लीट पूरा जरूर से देखा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को जो है और अपडेट्स मिलते रहें, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा पाएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से जो है हम सोच रहे हैं कि इसमें क्वेश्चंस को भी जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए। और एक चीज बता दूं कि आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक जो है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।